2023 जैसा टफेस्ट यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर और सिर्फ 75 डेज की प्रिपरेशन, इम्पॉसिबल लग रहा है ना? मुझे भी बीच एग्जाम हॉल में इम्पॉसिबल ही लग रहा था, पर अभी देखना कैसी कैसी तिकड़म लगाई है मैंने एग्जाम हॉल में। यू विल बी शॉक टू नो दीज सीक्रेट्स विच नो वन शेयर्स। इस वीडियो में मैं 2023 प्रीलिम्स का पेपर आपके सामने सॉल्व करूंगा विद ईच एंड एवरी थॉट आई हैड जब मैंने एक एक क्वेश्चन देखा। आपको प्रैक्टिकल लाइफ इन दोज 2 आवर्स पता चलेगी, हाउ अ पर्सन हु क्लियर्स द कट ऑफ विद अ गुड मार्जिन एक्ट इन दोज एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, ताकि आप सीख सको कि अगर 2025 प्रीलिम्स भी इतना रैंडम हुआ तो उससे डील करने की सेफेस्ट एल्गोरिथम क्या होगी। ये इस वीडियो का 4th पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उन पर जाकर फर्स्ट 3 पार्ट्स देख लो। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टोरी कंटिन्यू करेंगे, सो लेट्स डाइव इन। अब ये which one of the following organism perform waggle dance for others of their kin to indicate the direction and the distance of the source of their life of their food। मैंने पता नहीं क्या सोच के बटरफ्लाई लगा दिया, जबकि मैंने किन को हाईलाइट कर रखा है। मुझे हनी बीज लगाना चाहिए था, मेरे दिमाग में आया भी था हनी बीज, पर पर चलो मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ वो वाली क्यों मैंने लगाया ये वाला, क्योंकि इन दोनों में फ्लाइज और फ्लाइज है। अब देखो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। 2022 या 21 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, कौन सा था, उसमें क्या था, दो दो ऑप्शन ऐसे थे, पी क्यू और यहाँ पर ओ ओ, ऐसे मतलब कोई वर्ड थे, 4 वर्ड थे, उनमें 2 ओ से शुरू हो रहे थे और एक पी से और क्यू से हो रहा था। तो इसमें ओ ओ वाले में से एक सही था, ये वाला सही था। ठीक है, अभी देखो ये वाला दिखाता हूँ, इसमें भी ओ ओ से शुरू हो रहा है, तो इन दोनों का एक सही है। अभी देखो एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, कहाँ है, ये भी एक टेक्निक कई लोगों ने बोली थी। देखो आंध्रा और आंध्रा, मतलब गांधार और आंध्रा, ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं ना, तो सिमिलर ऑप्शन में से ही सही आंसर होता है ये टेक्निक है एक। ठीक है, अब कभी काम करती है कभी नहीं करती, क्योंकि ये तो तुक्केबाजी है प्योर। तो क्या होगा, तो सिंपल, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कुछ गलत होंगे कुछ सही हो जाएंगे, तो ये चीज़ है। ठीक है ना, अभी हम कौन सा देख रहे थे क्वेश्चन, ये वाला। तो मैंने सोचा कि फ्लाइज फ्लाइज, तो मैंने देखो कर्ली ब्रैकेट लगा रखा है कि आंसर इन दोनों में से ही होगा। अब कौन सा, मैंने एक तुक्का माना था, मैंने एक मार दिया, जबकि मैंने अपने दिमाग की नहीं सोची सुनी, मैंने हैक पे चला गया, मैंने लॉजिक नहीं देखा। लॉजिक क्या था, किम्स किम्स सिर्फ हनी बीज के ही होते हैं, सोशल एनिमल सोशल इंसेक्ट हनी बीज है, बाकी और कोई सा इनमें से सोशल इंसेक्ट है ही नहीं। तो इस वजह से आंसर सी ही होगा। पर ये आपने सिली मिस्टेक की कि आपको पता था, ये देखो छठवीं सिली मिस्टेक हो गई मुझे। मैंने यहाँ पे किया है अंडरलाइन, मतलब बॉक्स बनाया है कि किन की बात चल रही है, और मुझे ये चीज़ पता है, पर फिर भी मैं हैक पे चला गया लॉजिक की जगह। तो ये होता है नॉलेज फिर लॉजिक फिर हैक। तो पहले अगर आप हैक पे गए, आपने नॉलेज छोड़ा और आप डायरेक्ट हैक लगा रहे हो, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो इनमें से कौन सा है, नॉक्टर्नल कौन सा है, रात में कौन सा जागता है, ये क्वेश्चन है। लायन टेल मकाक, मलाबार सिवेट और सांबर डियर। अब क्या चीज़ है, लायन टेल मकाक, सांबर डियर। सांबर डियर मैंने दिन में देखा है कई बार, मतलब डियर वगैरह दिन में हम देखते हैं, तो सांबर डियर नॉक्टर्नल तो होगा नहीं, तो मैंने इसको गलत कर दिया। लायन टेल मकाक क्या होता है, ये एक मंकी होता है। तो मैंने सोचा यार मंकी वंकी तो दिखते रहते हैं, रात में क्यों जागते होंगे, तो ये भी नहीं होगा ऐसा। मालाबार सिवेट, कि ये सिवेट है ना, एक मूवी थी, एक एनिमेटेड मूवी मैंने बचपन में देखी थी, और है ना वो थोड़ा फनी मूवी टाइप की थी। तो वो रात में चलती है ये सिवेट, मतलब वो जो कैरेक्टर होता है वो हमेशा रात में निकलता है बाहर, तो इस वजह से, और बहुत स्मेल पास करती है वो अपने प्रेडेटर्स को भगाने के लिए, इसलिए मुझे याद रह गया था, एक बहुत ही फाउल स्मेल, यानी वो फार्टिंग करती है अपने प्रेडेटर्स को भगाने के लिए। तो वो कॉमेडी टाइप का था, बचपन में हंसी आ जाती थी इन सब चीज़ों को देख के, तो वहीं से याद रह गया। तो मुझे पता था कि ये सेवेट होती है जो नॉक्टर्नल होती है, तो बस ये मुझे पता था, और ये दोनों मैंने गलत किया लॉजिक से कि इन दोनों बंदर कहाँ और डियर कहाँ रात में जागते हैं, तो है ना मैंने ओनली वन किया और ये सही हो गया। ठीक है, ओके। इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ये कौन निकालता है, तो अब देखो मैंने आपको बताया था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जहाँ भी हो हटा दिया करो, वो तो कभी आंसर होता नहीं है। और वैसे भी इन्वेजिव स्पीसीज की बात चल रही है, इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट क्लाइमेट वगैरह से रिलेटेड बॉडी है, स्पीसी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड नहीं है ये। और ये भी देखो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ये बायोडाइवर्सिटी से नहीं है। तो ये दोनों तो मैंने पहले डिलीट कर दिए, देखो दिख रहा है ये, मैंने पहले काट दिए थे। फिर ए और डी में मुझे बहुत देर तक कन्फ्यूजन रहा, मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ गया, मैंने लिख दिया यहाँ पे 50% और आगे बढ़ गया था। फिर मेरे दिमाग में बात आई कि ये क्या है, इन्वेजिव स्पीसीज डेटाबेस, ये डेटाबेस है। और डेटाबेस कौन निकालता है, रेड डेटा बुक कौन निकालता है, इस टाइप की डेटाबेस कौन मेंटेन करता है, IUCN। तो मैंने ये इस तरीके से लगाया और यही सही आंसर निकल गया, और यही लॉजिक था, यही डिमांड थी। अब क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। अब देखो मुझे उस टाइम पर मार्सुपियल्स याद नहीं आ रहे थे कि क्या होता है, मुझे पता था पर उस टाइम पे क्लिक नहीं हुआ, तो मुझे
ऐसा सुना सुना हुआ टर्म लग रहा था पर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था। स्टेटमेंट 2, मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली, ये मैंने एनसर्कल कर रखा है, ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रेडेटर्स। अब इसमें देखो मुझे दो चीज समझ आई, एक तो कि वो सिर्फ माउंटेन ग्रासलैंड्स में ही थ्राइव कर सकते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा ही मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि आप स्पीसीज का क्या आउटलुक है वो एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते ना कि ये सिर्फ यहीं पर रह पाएंगी, बाकी कहीं और जगह रह ही नहीं पाएंगी। कई कई जगह पे, कहीं कहीं सर्कस में ले आते हैं, कहीं जू में रख लेते हैं, कितनी जगह पे स्पीसीज अकोमोडेट कर जाती हैं, अडेप्ट कर जाती हैं, इतना वो नहीं होता कि ऐसी जगह पे होंगी। दूसरी बात, नो प्रेडेटर्स। इस प्लेनेट पे सिर्फ एक ही स्पीसीज है जिसका कोई प्रेडेटर नहीं है, ठीक है, और वो भी डाउटफुल है, मतलब इतना 100% नहीं बोल सकते क्योंकि शेर खा लेते हैं उन्हें, वो है ह्यूमंस। समझ रहे हो आप? इस प्लेनेट पे कोई भी स्पीसीज, भाई हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, मैं रेसिस्ट नहीं होना चाहता पर वो हमारी थोड़ी हॉस्टाइल कंट्री है इसलिए मैं बोल देता हूँ कि चाइना वाले तो कीड़े भी खा लेते हैं, समझ रहे हो ना, शेर खा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं। इस प्लेनेट पे ह्यूमंस सब कुछ खा लेते हैं, ये समझ लो आप। अगर किसी भी चीज का प्रेडेटर अगर कोई है, कोई नहीं है अगर, तो ह्यूमंस उसके प्रेडेटर जरूर होंगे, क्योंकि हम एपेक्स प्रेडेटर हैं, एपेक्स, हमसे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है, ठीक है। तो नो प्रेडेटर ये तो असंभव है, ठीक है, एक चीज ये समझ आ गई आपको। दूसरी बात ये भी कि नेचुरल हैबिटेट में भी कई सारी जो ट्राइब्स होती हैं वो खा लेती हैं कुछ भी। तो मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको मेन स्ट्रीम में हम लोग जो खाते हैं, जैसे हम लोग वेजिटेरियन हैं तो हम लोग यानी इंडिया में मोस्टली लोग वेजिटेरियन हैं, या फिर ये भी डाउटफुल है स्टेटमेंट शायद 40% लोग वेजिटेरियन हैं इंडिया में, चलो जितने भी होंगे, हम लोग यानी ह्यूमंस कुछ भी खा लेते हैं, हम ओमनिवोर हैं, ठीक है, और हम एपेक्स प्रेडेटर है अर्थ के, तो इसलिए नो प्रेडेटर हो ये तो असंभव है, ठीक है, इम्पॉसिबल। तो ये गलत हो जाएगा। जैसे ही ये एलिमिनेट किया तो 2 किस में है, 2 किस में गलत है, इसमें 2 सही दिया हुआ है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो यही होगा क्योंकि स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट सिर्फ सी में ही है, ठीक है। फिर इसके बाद मुझे याद आया, सॉल्व करने के बाद मैं आगे चला गया था, तो कुछ देर बाद मुझे याद आया, अरे मार्सुपियल्स वो होते हैं जो कैंगरू वगैरह वो सारी चीज़ें जिनका पॉकेट होता है, जिनके पास, कोआला के पास भी होता है शायद। फिर मुझे क्लिक कर गया था पर तब तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था यही लॉजिक लगा के, ठीक है। फिर 21, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। मोस्ट की बात कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि ऑल ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, मोस्ट, हाँ ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है, और हमें भी पता है ये वाली बात कि कोल से हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा कोल डिपेंडेंट है, तो ये तो सही है, ठीक है। यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज़ मुझे पता थी क्योंकि मैंने आपको शायद पहले बताया होगा पहली वीडियोज़ में कि मुझे डिफेंस वगैरह इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, वॉर्स और वो सारी जो एम्यूनेशन आर्म्स वगैरह, तो मुझे ये पता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए 95% या उससे भी ज़्यादा एनरिच्ड यूरेनियम लगता है। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए 95% से ज़्यादा एनरिच्ड यूरेनियम लगता है, ये मुझे पता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कुछ 5% के आसपास चाहिए होता है, तो 60% तो गलत है। दूसरी बात ये भी है कि उस साल ये डेटा वाला बहुत ज़्यादा गलत हो रहा था, तो ये उसके लिए भी मैंने गलत कर दिया था, पर इसमें मैंने ज़्यादा लॉजिक या ट्रिक लगाई नहीं थी, ये मुझे पता था, ठीक है, तो सी सही हो जाएगा, ऑलराइट। पर मैं फिर अभी आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि 2025 में डेटा को गलत मार्क करने से बचना, क्योंकि 2024 में बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो कि डेटा सही हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट 1, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट्स, मैंने एनसर्कल कर रखा है देखो, दैट द रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 फॉर मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 1947 से लेकर अभी तक कितनी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हुई हैं? बहुत सारी। अब एग्जामिनर कहाँ कहाँ पढ़ेगा, आप एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मुझे पढ़ के दिखा दो, बहुत बड़ी होती है। तो सम जजमेंट्स यानी कुछ जजमेंट्स में अगर 2 या 3 जजमेंट्स में भी बोल दिया हो 1947 से लेकर अभी तक, तो एग्जामिनर को सारी जजमेंट्स तो याद नहीं है, तो या तो उसे इसको गलत करने के लिए उसे पूरी जजमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी कि हाँ एक में भी नहीं लिखा हुआ, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। मुझे पता नहीं था ये बिल्कुल भी, किसको पता होता है ये सारी चीजें, पर सम जजमेंट्स है तो हाँ हो गई। आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये टेक्निक में पढ़ के गया था, ये एल्गोरिदम के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस अगर होता है तो वो गलत होता है। मुझे नहीं पता, सच में ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था, ये पूरी तरीके से ट्रिक पे डिपेंड था कि डिफाइंस है तो गलती होगा, तो मैंने क्रॉस कर दिया और ये कर दिया और सही आंसर हो गया, ठीक है। विथ रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरियाज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। शेड्यूल 6 पे क्वेश्चन है शायद ये, इन शेड्यूल 5 पे, क्योंकि शेड्यूल 6 में ट्राइबल एरियाज। Within a state, the notification of an area as scheduled area takes place through an order of the president. ये बात बिल्कुल सही है। जो शेड्यूल 6 होता है ट्राइबल एरिया वाला, वो
उसमें गवर्नर का रोल बहुत ज़्यादा होता है और शेड्यूल 5 में प्रेसिडेंट का रोल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, इतना मुझे याद है इस टाइम पे 2023 में, इतना मुझे पता है। मतलब इंट्रिकेसीज नहीं पता मुझे कि एग्जैक्टली किसका रोल क्या होता है, पर मुझे इतना पता है कि शेड्यूल एरियाज में प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल है और गवर्नर का रोल ज़्यादा है किसमें, 6 शेड्यूल में। तो ये मैंने सही कर दिया। फिर द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरियाज इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक। अभी एक्चुअली स्टेटमेंट सही है, पर मुझे ये लार्जेस्ट और लोएस्ट ये एक्सट्रीम वर्ड्स लगे तो मैंने इसको गलत कर दिया, पर यहाँ ट्रिक फेल हो गई। एक्सट्रीम वर्ड्स था फिर भी सही हो गया ये, तो मेरा आंसर गलत हो गया। पर आप सोचो, मुझे ये वाला मैंने सही सॉल्व कर लिया, ये वाला मैंने सही सॉल्व कर लिया, फिर भी मेरा आंसर सही नहीं आ रहा क्योंकि मुझे ये एक गलती हो गई। तो इस टाइप के ऑप्शन में यही दिक्कत है कि अगर आपको 3 में से वो पुराने वाले ऑप्शंस थे उनमें 1 या 2 भी आता था तो भी आप एलिमिनेट करके निकाल लेते थे, पर इस वाले ऑप्शन में आपको तीनों के तीनों आने चाहिए, नहीं तो नहीं होगा काम। ठीक है, अब ये देखो 3, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स टू द यूनियन होम मिनिस्टर ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। यार ये तो सबको पता है कि चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर को थोड़ी कहते हैं, गवर्नर प्रेसिडेंट को कहते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया, पर क्योंकि मुझे ये मैंने एक्सट्रीम समझ के गलत मार्क कर दिया था तो गलत हो गया मेरा आंसर। मैंने ओनली 1 टिक किया था जबकि गलत था। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज कम्युनिटी रिजर्व, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। मैं थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट पढ़ के गया था तो मुझे याद था कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन स्टेट में बहुत पावरफुल होता है, तो मैंने सोचा कि हाँ वही होता होगा क्योंकि स्टेट में कम्युनिटी रिजर्व वगैरह ये सब स्टेट का वो होता है। तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मैंने सही मार्क कर दिया इसको कि ये सही होगा। हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया, मैंने सोचा कि यार सही है कि हंटिंग क्यों करने देंगे, मतलब वाइल्ड लाइफ को तो प्रोटेक्ट करना है ना हमें, तो मैंने इसको भी सही कर दिया। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सही है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती है वो मैंने मतलब मुझे लगा कि सही है क्योंकि कलेक्ट कर सकते हैं ट्राइबल। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, तो मैंने सोचा ऐसा कि ट्रेडिशनल है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस तो सही होगा, जैसे ट्राइबल वगैरह वो सब करते हैं क्योंकि इकोसिस्टम के साथ रहकर वो अगर वो करते हैं क्या बोलते हैं उसे, मैनेज करते हैं इकोसिस्टम के साथ ऐसे सस्टेनेबल और सिंक्रोनाइज तरीके से तो होता है, तो मैंने ऑल द अबव कर दिया इसका। ठीक है, पर एक्चुअली इसका क्या क्या गलत था, इसका ये गलत था और इसका ये गलत था। मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ क्यों गलत थे ये वाले स्टेटमेंट्स। ये दो तो सही है और मेरा लॉजिक भी सही था इनमें, इन दोनों में लॉजिक गलत था। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी, नहीं, कम्युनिटी रिजर्व है तो कम्युनिटी बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी, समझ रहे हो, तो यही आंसर था, पर मैंने ये सोच लिया कि यहाँ से होगा तो ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा, पीपल ऑफ सच एरिया आर नॉट अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है, स्वीडनिंग क्या होती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, वो जो आग लगा के एक जगह चले जाते हैं पूरा फॉरेस्ट खत्म हो जाता है उसकी वजह से, फिर वहाँ एग्रीकल्चर करते हैं, फिर आगे जाके और आग लगाते हैं फॉरेस्ट खत्म करते हैं, तो वो सस्टेनेबल नहीं है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे 2 और इसका आंसर है ओनली 2। ठीक है, और ये कहाँ से आया था, ये लाइन बाय लाइन उठा रखा है डाउन टू अर्थ मैगजीन के आर्टिकल से। डाउन टू अर्थ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको ये एनवायरनमेंट में दिखाई दे रहा है ना, डाउन टू अर्थ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं मुझे, मतलब ऐसे कुछ 5-6 क्वेश्चन मिल जाते हैं हर साल जो डाउन टू अर्थ मैगजीन में मेंशन होते हैं, लाइन बाय लाइन उठा लिए जाते हैं, इसलिए कई लोग कहते हैं डाउन टू अर्थ मैगजीन, मेरे कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, किया मैंने। ठीक है, विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत से आया। व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल, सही है, मनी बिल तो है नहीं, फाइनेंस बिल तो रिजेक्ट कर सकती है लोकसभा, रिजेक्ट कर सकती है राज्यसभा, तो ये सही है। व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन, सही है, मनी बिल जब आप सेंड करोगे तो अमेंड और रिजेक्ट तो कर नहीं सकती, बस रिकमेंडेशन कर सकती है जो कि 14 डेज के अंदर, है ना, तो ये भी सही है। इट In the case of disagreement between the Lok Sabha and the Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill. ये तो सही है, there is no joint sitting for money bill, but a joint sitting becomes necessary for finance bill. अब शायद मैंने आपको ये वाली टेक्निक बताई होगी पुरानी वीडियोस में, नहीं बताई तो अभी बता देता हूँ। क्या होता है कि एग्जामिनर जो सही स्टेटमेंट्स होते हैं ना वो एग्जैक्टली किसी बुक से या आर्टिकल से उठा लेते हैं। ठीक है ना, एग्जामिनर अंकल का ये काम है कि वो सही स्टेटमेंट तो डायरेक्टली बुक से उठा लो, पर जो गलत स्टेटमेंट्स हैं उनमें दिक्कत है, उनको फैब्रिकेट करना पड़ता है, उनको बनाना पड़ता है खुद। तो क्या होता है कि कभी कभी लैंग्वेज में दिक्कत हो जाती है, यानी लैंग्वेज इनफॉर्मल बन जाती है। आप देख रहे हो ये लीगल लैंग्वेज नहीं है, बिकम्स नेसेसरी। कभी भी आप कोर्ट में जाके बोलोगे बिकम्स नेसेसरी, तो नहीं, बिकम्स नेसेसरी क्या होता है, या तो होता है या नहीं होता, लीगल लैंग्वेज में कोई मतलब ग्रे एरिया नहीं होते। तो ये जो लैंग्वेज है ना, ये ऐसा लग रहा है कि किसी ने बस बना दिया है स्टेटमेंट, ये कोई
कहीं लीगल लैंग्वेज वाली किसी बुक से या फिर किसी भी तरीके के आर्टिकल से उठाया हुआ नहीं है। तो जब मुझे उस टाइम पे डिटेक्ट हो गया था। अब देखो क्या है, 2021 में एक क्वेश्चन आया था सेंट जेवियर वाला, ठीक है। उसमें क्या था कि कोई एक स्टेटमेंट था जिसमें सेकंड नंबर का स्टेटमेंट था, ये मुझे याद है। वो मैं सॉल्व कर रहा था तब मुझे दिखाई दिया था कि उसमें भी इंग्लिश में कुछ गड़बड़ थी, यानी कि उनके लिए एक चर्च बनाया हुआ है फॉर, तो उसको इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ था, देयर इज अ चर्च डेडिकेटेड फॉर हिम देयर, हिम देयर। अब हिम देयर ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है, ये एक्चुअल मतलब ग्रामेटिकल तो फिर भी ठीक ठाक होगी, पर एग्जैक्टली आर्टिकल वगैरह उन सब में इतनी फॉर्मल इंग्लिश होती है, वो सब जगह पर इस टाइप की चीज़ें नहीं चलती, ठीक है। मतलब इनफॉर्मेलिटी नहीं चलती। तो अगर वो स्टेटमेंट इनफॉर्मल लग रहा है तो वो इसका मतलब एग्जामिनर ने खुद बनाया है, वो कहीं से कॉपी नहीं किया, और कहीं से कॉपी नहीं किया तो इसका मतलब वो गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ को करके ये गलत हो जाएगा। और वैसे आपको अगर नॉलेज है तो वो भी अच्छी बात है, उस टाइम पे मुझे नॉलेज इतनी थी नहीं कि जॉइंट सिटिंग नेसेसरी होती है कि नहीं, पर अब मुझे पता है कि जॉइंट सिटिंग नेसेसरी नहीं है। प्रेसिडेंट चाहता है तो कर सकता है ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये गलत है, ये दोनों सही मार्क कर दिए थे मैंने, और ये सही हो गया, ठीक है ना। ओके 16, if the election of the President of India is decided void by the Supreme Court of India, all acts done by him her in the performance of duties of his her office of President before the date of decisions become invalid. ये मैंने गलत क्यों मार्क किया, ये मुझे पता था, ठीक है। क्यों पता था, अब आप इसका लॉजिक देखो। अगर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड, इलेक्शन मतलब ऐसा है कि फर्जी इलेक्शन थे और प्रेसिडेंट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, ठीक है। तो उसमें दिक्कत क्या है, अगर उनके हम जितने भी वो कुछ एक्ट्स कर चुके होंगे, है ना, उन्होंने कुछ डिसीजंस ले लिए होंगे, तो क्या हम उनके डिसीजंस को नलीफाई कर दें। नलीफाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि प्रेसिडेंट जी जो हमारे हैं वो खुद से कोई डिसीजन लेते नहीं है, वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे लेते हैं। तो जब वो उन्होंने खुद से कोई डिसीजन लिया ही नहीं तो नलीफाई करने का क्या फायदा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस। कैन बी लिखा हुआ है, कैन बी, पर ट्रिक यहाँ फेल हो रही है, क्यों। लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन पोस्टपोन हो जाते हैं, मतलब अगर वो पोस्टपोन हो सकते हैं किस ग्राउंड पे, कि कुछ स्टेट में डिसॉल्व हो रखी है लेजिस्लेटिव असेंबली। अरे भाई, तो ऐसा तो कभी ना कभी कोई एक स्टेट में होगी डिसॉल्व, तो उसका मतलब ये है कि उनके प्रेसिडेंट के इलेक्शन कभी होंगे ही नहीं, ये भी लॉजिकल है, तो ये गलत हो गया। When a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limits within which she has to declare his her assent. टाइम लिमिट है क्या, नहीं है ना, पॉकेट वीटो है तभी तो। टाइम लिमिट होती तो फिर पॉकेट वीटो कैसे होता। यही है ना कि अगर प्रेसिडेंट जी नहीं चाहते हैं कि वो साइन करें तो वो अपनी टेबल पे पड़े रहने देते हैं, अपनी पॉकेट में रख लेते हैं उसे। तो इसका आंसर नन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस में नन आंसर था इस पेपर में, अलग ही लेवल का पेपर था ये तो। नन कोई सिलेक्ट नहीं करता जबकि, अनलेस उसे पूरा का पूरा आता है। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इन इंडिया, इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, कौन कौन सी है बताओ। लक्ष्मीकांत में दो सेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो एनसीबीसी कॉन्स्टिट्यूशनल है और ह्यूमन राइट्स लॉ कमीशन कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिसल नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन है, तो ओनली वन इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत सरदर्द वाला क्वेश्चन था, ये इतना सरदर्द वाला क्वेश्चन था कि मुझे मतलब 5-6 मिनट लग गए थे इसमें सोचने में। ये है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जुडिशरी की कुछ जो थी जजमेंट उसको नलीफाई करने के लिए बनाया गया था। तो 86 तो मुझे पता याद था कि 86 क्या चीज़ है। 86 का मतलब क्या, ये है एजुकेशन से रिलेटेड था, जिसमें 21A आर्टिकल ऐड किया था, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उसमें जो लास्ट एक क्लॉज ऐड किया था, वो सारी चीज़ें, तो ये मुझे पता था। 44th अमेंडमेंट में भी, 44th अमेंडमेंट तो 42 को सुधारने के लिए किया था, तो ये भी नहीं है। अब मैं क्या अमेंडमेंट्स पढ़ के आया था, अब ये वाली अमेंडमेंट्स तो सभी ने पढ़ी होती है, तो मैं इन दोनों में कंफ्यूज हुआ क्योंकि ये दोनों ही अमेंडमेंट जुडिशरी की किसी जजमेंट को ओवररूल करने के लिए बनाई गई थी। तो मैं 5 मिनट तक बैठा रहा सोच रहा कि ये होगा, ये होगा। देखो मैंने लगाया, पहले मैंने इस पर टिक लगाया, फिर मैंने इसे काट दिया, फिर मैंने ये लगाया, फिर मैंने इसको एक और बार काट दिया, इस तरीके से ऐसे कई बार होता रहा। पर फिर मैंने भी सोच लिया कि यही होगा, शायद ये किया होगा, क्योंकि दोनों ही ओवररूल करने के लिए तो बनाई गई थी। पर बाद में फिर ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि सच में दोनों ही बनाई गई थी। एग्जामिनर ने पता नहीं क्या कौन से नशे करके क्वेश्चन बनाया था, सस्ते नशे होंगे शायद, चीप थ्रिल्स बोलते हैं ना, वही किया होगा। तो उसमें फिर ये दिक्कत हो गई, अब मार्क्स नहीं मिले, किसी को भी नहीं मिले, तो ये ठीक है, ड्रॉप हो गया क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। PYQ है, बिल्कुल सिंपल सा, लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल नॉर्मल, ज्यादा 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये। फिर इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, कीवर्ड एनालिसिस ऑफ PYQ 2021, ठीक है। ये मैंने 2021 वाले
वीडियोस में करवाया भी है। तो प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, ये मुझे पता था कि स्टेट सब्जेक्ट है प्रिजन्स, विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स, ठीक है, ये मुझे ठीक लगा। इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्नड बाय प्रिजन्स एक्ट विच एक्सप्रेसली, ये वर्ड की वजह से मैंने ये गलत किया, ये एक्सप्रेसली मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, इसलिए केयर द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन्स इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो इसकी वजह से मुझे मतलब, और ये इतना पुराना एक्ट पूछा हुआ था तो मुझे गड़बड़ लग रही थी, तो मैंने इसको कट कर दिया और मैंने ये सही कर दिया, जबकि इसका आंसर ऑल करेक्ट है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। और चलो अब गलती हो गई, अब क्या कर सकते हैं। इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन। अब इसमें मुझे पता था प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ तो नहीं है और इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है, इतना तो मुझे पता है। अब ये दो हैं जो कि कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, अब इसमें भी मुझे बहुत टाइम लगा था, मैं इसको आगे बढ़ गया था सब छोड़कर 50% पर, फिर मुझे कुछ भी एक लगाना था तो मैंने ये फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ सोच के लगा दिया कि यही होगा शायद, पर उस टाइम पे इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक्चुअली क्या होता है, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, तो थोड़ा कंफ्यूजन था, तो मैंने ये कर दिया, जबकि इसका आंसर था ए, ठीक है, ऑल राइट। और ये लक्ष्मीकांत में नहीं दिया हुआ है। बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये मुझे पता था, ये वाला, इसका मतलब बेसिकली हिस्ट्री में सब पढ़ते हैं, इंस्पेक्टर वगैरह सब में दिया हुआ है, लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है पहले चैप्टर में, तो ये ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन था याद। अब फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल गुजरात सरेंडर्ड ड्यू टू पोर्चुगीज, अब इनमें से कौन सा होगा, तो इसमें कंफ्यूजन था मुझे नहीं पता था, कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मैंने अहमद शाह का नाम थोड़ा थोड़ा सुना था तो मैंने उसी भी लगा दिया, जबकि वो गलत हो गया और बात तो शायद इसका सही था। तो देख रहे हो मैंने मतलब कितना ज़्यादा रिस्क खेलता हूँ मैं पेपर में, नहीं आता ज़्यादा फिर भी लगा देते हैं, ये भी मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, पर अब हो गया वो, उसमें मैंने आपको बताई ना वो वाली टेक्निक जिसमें दो सिमिलर होते हैं, ओ वाला, तो है ना, इसमें भी वी था, तो मुझे इन दोनों में से कोई सा एक लगाना था, तो मैंने एक ये लगा दी, जबकि दोनों ही गलत थे, देवराय वन इसका सही आंसर था। तो ये भी है इस टाइप की क्वेश्चन, और ये हिस्ट्री में तो मेरे बहुत गलत हुए थे उस टाइम पर। अब ये वाला क्वेश्चन कि souls are not only the property of animal and plant life but also rocks, running water and many other natural objects not looked on as living by other religious sects, ठीक है, इसमें ये किसका कोर बिलीफ है, तो बस मुझे इतना पता था कि हाँ ये लोग जैनिज्म में जो छोटी मोटी इंसेक्ट्स वगैरह भी होते हैं उन सबको भी मारने की प्रोहिबिशन है, तो मैंने यही सोचा शायद यही होगा क्योंकि वो सोल समझते हैं उसमें हर एक छोटे छोटे पार्टिकल में भी, तो ये मैंने कर दिया और यही सही आंसर था, तो ये लॉजिकल था। विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब ये वाला क्वेश्चन मैं सच बताऊं तो मैंने एकदम गैस किया था, ठीक है, और मैं कंफ्यूज हो गया था इसमें कि मिलिंद पानो और नागार्जुन, तो ये नागार्जुन है या फिर नागसेन है, इसमें मुझे कंफ्यूजन हुआ था, तो मैं नागसेन जब सोचता तो मैं इसको कट कर देता, फिर मैं नागार्जुन सोचता तो मैं सही कर देता, पर मैंने सच बताऊं एकदम ब्लेटेंट मैंने तुक्का लगाया था, क्योंकि मैंने कहीं से ये सुन लिया था कि जब कुछ भी नहीं आया तो 4 का 2 लगा के आ जाओ, और 3 का 2 लगा के आ जाओ, और 5 का 3 लगा के आ जाओ, इतना ज़्यादा होता, अगर 5 स्टेटमेंट हैं तो 3 सही होते हैं, 4 हो तो 2 या 3 सही होते हैं, 3 सही हो तो मतलब 4 हो तो 2 सही होते हैं, और 3 सही होते हैं, 3 होते हैं स्टेटमेंट तो 2 सही होते हैं, ये मैंने कहीं से सुन लिया था। बहुत रिस्की हैक है, कब हमेशा काम नहीं करती, पर यह है कि अगर आपको नहीं आता कुछ भी और आपके क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो रहे हैं, पेपर डिफिकल्ट है, तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना, मतलब अपने रिस्क पर ट्राई करना, ऐसे बिल्कुल ऐसा मत बोलना कि ये हो ही जाता है, पर कई बार ऐसा होता है कि नहीं आता तो हम कुछ भी चीज़ें करते हैं, तो उसमें मैंने कर दिया ही और ये गलती से सही हो गया। फिर ये यहाँ पे भी मैंने वही किया, 4 थे, मैंने ओनली 2 का दिया, मुझे नहीं आता था, मैंने सोचा होंगे 2 होंगे, इनमें से 2 हटा दिए होंगे, पर ये इसमें गलत था और ये नन हो गया, तो मैंने दोनों में ही एक ट्रिक यूज़ की, 4 का 2, एक सही हो गया एक गलत हो गया, तो बस अब ये है कि पॉजिटिव मिल गया थोड़ा सा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में थोड़ी बहुत जाती है, पॉजिटिव में थोड़ा बहुत मिल जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वत्त केरोतल एज मेंशन्ड इन संगम पोएम्स। अब ये 4 ऑप्शन है, ठीक है, इनमें से किंग्स एम्प्लॉइंग विमेन बॉडीगार्ड, ये चंद्रगुप्त मौर्य जी के टाइम पे था, ये मुझे पता है, ठीक है, ये वाला लर्नड पर्सन्स असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट्स टू डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल मैटर्स, ये अकबर के टाइम पे था, याद होगा आप शायद, इबादत खाना वगैरह वो सब कुछ था, तो ये 2 चीज़ें मुझे पता थी। अब इनमें मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था कि कौन सा होगा, पर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो है ना, फिर मैंने सोचा कि ऐसा कि किंग्स एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड हो सकता है, शायद विमेन एम्पावरमेंट की वजह से हो। देखो क्या था कि पिछले बार 2 क्वेश्चन आए थे, एक बार तो ये था कि नूनेज कोई एक वो है ट्रैवलर, उन्होंने कुछ विजयनगर में विमेन के बारे में लिखा है, तो ये लिखा है कि विमेन क्या क्या कर सकती थी, मतलब क्या क्या करती हुई देखी उन्होंने, तो उसमें 4 ऑप्शन थे, रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, सूट सेइंग और इस टाइप का। तो उस टाइम पे मैंने जब ये सोचा था, ये ट्रिक लगाई थी कि विमेन तो कुछ भी कर सकती हैं,
और अगर ये इसमें ये होगा कि ऑल द अबव नहीं होगा इसका आंसर, तो फिर है ना फेमिनिस्ट लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट भी पुश करती है, तो ऐसा ये शायद इस लाइंस पर बना हुआ होगा कि इसमें ये देखना है किसका पेट्रियार्कल माइंडसेट है। क्या विमेन रेसलिंग नहीं कर सकती, इस टाइप से कोई सोच रहा होगा कि रेसलिंग क्यों करेगी, तो उसने रेसलिंग हटा दिया होगा। पर मैंने जब किया तो मैंने सोचा ऑल द अबव होगा, क्योंकि विमेन कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो ये मैंने उस टाइम पे मैंने वो सही सॉल्व किया था। दूसरा एक और क्वेश्चन था कि एलिफेंट के पैक में जो भी होता है, एलिफेंट का जो ग्रुप होता है उसमें विमेन लीडर होती है। ठीक है, वुमेन। अब मैंने ये सोचा कि वही कि अगर वुमेन लीडर होती है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब विमेन की तो इंसल्ट होती हुई दिखाई दे रही है ना। तो इस वजह से वो नहीं होना चाहिए। तो मैंने उस टाइम पे भी सही मार्क किया था और सही हो गया। मतलब प्रैक्टिस के टाइम पे मैं कर रहा था, मैंने ऑफिशियली पेपर तो दिए नहीं थे ये वाले, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो अब दिक्कत ये है कि इस वाले क्वेश्चन का मुझे पता नहीं है कुछ भी, पर इसमें विमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है कि विमेन भी बॉडीगार्ड बन सकती हैं, तो मैंने सोचा शायद ये उन्हीं लाइंस पे हो और मैंने इस पे लगा दिया, जबकि ये आंसर गलत है। इसका आंसर ये है डिफीटेड इन सुसाइड, और मैंने ये सबसे पहले काट दिया था। आप देख रहे हो, ये वाला ऑप्शन मैंने सबसे पहले इसलिए काट दिया था कि ये क्या है, ये सुसाइड वगैरह इन सब के बारे में क्यों पूछेंगे। तो मेरा लॉजिक गलत हो गया। तो ये है कि उस टाइम पे कुछ लॉजिक चलते हैं, कुछ लॉजिक गलत हो जाते हैं, पर यह है कि ओवरऑल आपके अगर ज़्यादा सही हैं कम गलत हैं लॉजिक से, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा गलत हो गया था। विद रेफरेंस टू एंशियंट साउथ इंडिया, कोरकाय, पूमपुहर एंड मुशीरी वर्ड वेल नोन एज। अब देखो ये चीज़ें, ये था कि ये PYQ था। ठीक है, ये पूहर नाम का एक पोर्ट था जो कि मुझे पता था कि ये PYQ है, तो इस वजह से मुझे लगा कि शायद ये पूमपुहर भी वही होगा, मतलब उसी टाइप से कुछ होगा। तो ये वही है, वही पोर्ट का दूसरा नाम है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो मैंने उसी को सोच के ये पोर्ट्स लगा दिया। और मैंने ये भी सोचा यार ये क्यों पूछेंगे कि कैपिटल सिटीज क्या थी वगैरह, ये सब इस टाइप के ऑप्शन, ये पोर्ट और कॉइन्स वगैरह इस तरीके के ज़्यादा सही हो जाते हैं। वैसे ये मतलब मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ कि पूहर की वजह से मुझे याद आ गया था कि ये पूहर पहले आ चुका है पेपर में, तो मैंने ये पोर्ट्स पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से मेरा सही हो गया। तो PYQ की इंपॉर्टेंस है, मतलब विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखो ये वाला क्वेश्चन इजी है। कैसे? द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूप इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। पहली बात तो ओरिजिन वर्ड मैंने आपको बता दिया गलत होता है। दूसरी बात, मैंने ऋग्वेद, मतलब किसी वजह से मैंने ऋग्वेद पढ़ा है, तो है ना, उसमें मुझे ये पता था कि थूप नाम का एक वर्ड है जो स्तूप के लिए यूज हुआ है। ठीक है ना, थूप। तो ऋग्वेद ओरिजिन से ट्रेस किया जा सकता है, या ऋग्वेद से पहले होगा, पर है ना बुद्धिस्ट ओरिजिन तो नहीं है। ऋग्वेद बहुत पुराना है, बुद्धिस्ट तो अभी है, मतलब बहुत टाइम बाद आया था। तो ये गलत हो जाएगा। फिर स्तूप वॉज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स, मॉडरेट स्टेटमेंट है, जनरली बोल रहे हैं, वही नहीं बोल रहे कि हमेशा ही होता था। हाँ होता होगा, कुछ स्तूप में तो रखा ही होगा। रिलिक्स क्या होते हैं, मतलब जैसे कोई सेंट वगैरह होते हैं, उनकी जो अवशेष होते हैं, मतलब उनके जो रिमेन्स होते हैं, वो सब। ठीक है, स्तूप वॉज अ वोटिव एंड कोमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। कोमेमोरेटिव मतलब याद करने के लिए, उनकी ऐसे याद में बनाया जाता है। तो है ना यार, अब ये तो तुम पर्सनल फीलिंग्स है ना, ये कैसे बोल सकते हो कि नहीं है, कोमेमोरेटिव नहीं है। कोई बुद्धिस्ट इंसान आके बोलेगा कि मेरे लिए तो कोमेमोरेटिव है, तो इस टाइप के स्टेटमेंट गलत हो ही नहीं सकते। तो टू मुझे सही लगे और ये गलत, तो मैंने ओनली टू किया और यही सही आंसर था। ठीक है, ओके। अभी ये वाला क्वेश्चन, धन्यकटका विच फ्लरिश्ड एज प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर महासंघिका, अंडर द महासंघिका लोकेटेड। ये पूछ रहे हैं कि किस महासंघिका में ये, नहीं क्या पूछ रहे हैं ये कहाँ पर है। हाँ, धन्यकटका किस जगह पे था, तो आंध्र में, गांधार, कलिंग या मगध, ये चारों ऑप्शन है। अब बुद्धिस्ट सेंटर है, मैंने सोचा गौतम बुद्ध इतना दूर तो कभी गए नहीं थे, तो शायद नहीं होगा इस तरीके का, मतलब एब्सोल्युटली उस टाइम पे मेरी लिमिटेड ही नॉलेज थी, तो मैं सोचा था शायद बुद्धिस्ट सेंटर वहाँ होते होंगे जहाँ पे गौतम बुद्ध गए होंगे। तो वो आंध्रा में नहीं गए थे और वो कलिंग में नहीं गए थे, वो या तो गांधार में थे या मगध में थे, मतलब सॉरी गांधार में नहीं, वो मगध में थे। ठीक है, पर गांधार में भी उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह वो सब होती हैं, तो ये भी बुद्धिस्ट से रिलेटेड है ये वाली जगह। तो कलिंग और आंध्रा, ये मैंने बुद्धिज्म से रिलेटेड जगह सुनी ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ बुद्धिज्म से रिलेटेड है। बाद में मुझे पता चला कि इसमें एक अमरावती नाम की जगह है जहाँ पर स्तूप मिले थे, पर उस टाइम पे नहीं पता था, तो मैंने इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया। अब ये गांधार और मगध में से था, तो कोई सा भी एक चूज करना था, तो मैंने सोचा कि ये गांधार ही होगा, वहाँ पर कुछ पेंटिंग्स वगैरह बहुत अच्छे लेवल पे हो सकती है, और पहले कुछ पेपरों में अजंता केव सही हो गया था, तो मैंने सोचा शायद उन्हीं से ही उठ कर आया हो ये क्वेश्चन, पर ये गलत था। इसका आंसर था आंध्रा। ठीक है, अब कई लोगों ने ये ट्रिक लगाई थी कि जो सिमिलर ऑप्शंस होते हैं वो सही होते हैं, तो अगर आप उस तरीके से कहते तो आंध्रा और गांधरा पढ़ रहे थे वो से, गांधार है वैसे। तो आंध्रा और गांधरा करके उनमें से कोई एक होगा, तो ऐसे करके ये कह दिया उन्होंने। पर दिक्कत ये है कि उस टाइम पे इतनी चीज़ें क्लिक नहीं करती, और ये मतलब एब्सर्ड ट्रिक है ये वाली, मतलब मैंने तो ये यूज़ करना छोड़ दिया है।
क्योंकि अब इतना ज़्यादा लगता नहीं कि एक एक लेटर देख रहे हैं कि यूपीएससी वाले ये नहीं करते होंगे, क्योंकि 2024 में एक क्वेश्चन आया था फिग वाला, ठीक है, कि इनमें कौन सा एक कोई इंसेक्ट है जो उसी के साथ इवॉल्व हुआ है ट्री के साथ, वो किस ट्री के साथ इवॉल्व हुआ है। तो उसमें दो ऑप्शन थे एस एस वाले, एक एस से शुरू हो रहा था, एक एस से शुरू हो रहा था। तो मैंने सोचा कि इन दोनों में से कोई एक होगा। तो मैं जब भी ये लगाता हूँ मेरी ट्रिक तो मेरी गलत हो जाती है। उसमें एफ वाला फिग सही आंसर था, और वो सैंडलवुड या कुछ ऐसे दो एस वाले ऑप्शन थे, उनमें से एक भी नहीं था। तो अब मैं ये ट्रिक यूज़ नहीं करता, एकदम एब्सर्ड ट्रिक है, कई लोग यूज़ करते होंगे, पर मैंने तो छोड़ दिया, क्योंकि मेरे हमेशा ही गलत हो जाते हैं। और अगर मान लो अगर ये ट्रिक लग भी जाए तो भी आप 50-50 पे ही पहुंचते हो। अगर मैंने सोचा होता कि हाँ ये दोनों सेम है, तब भी मैं इन दोनों पे ही पहुंच रहा हूँ। अब मुझे इन दोनों में से एक तुक्का लगाना है, तो फिर गलत होने की चांसेस 50% है। तो ये है कि पहले तुम 50% रिस्क लो उस ट्रिक पे, और फिर उसके बाद उस ट्रिक में जाने के बाद भी तुम्हें 50% और रिस्क लेना है, तो फिर चांसेस तुम्हारी 25% बन गई ना। और 25% तो अभी भी है, 25 हर एक ऑप्शन की। तो फिर क्या मतलब उस ट्रिक का। तो मैथमेटिकली अगर मैं सोचूं तो है ना, मुझे ट्रिक यूज़ नहीं करनी चाहिए, और आप भी मत करना। गलत हो रहे हैं, देखो आप देख रहे हो ना गलत हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। और आखिरी मेरा क्वेश्चन था ये वाला, वो कौन सा था, हाँ ये, इसमें मैं आखिरी में बैठा हुआ था और बहुत देर तक सोचता रहा। और मैंने आपको बताया ना, मैंने वो भगवान राम वाली स्टोरी बताई थी, तो वही ये सब चीज़ें आखिरी के 5 मिनट में बस सोच के मतलब बैठ के यही सोच रहा था। अब पेपर छूट गया, और हमें जाने की परमिशन नहीं थी जब तक टीचर कलेक्ट कर रहे थे। तो मेरे पीछे एक भैया बैठे हुए थे, मैंने उनसे ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया। मैंने उनसे पूछा पहले तो कैसा गया, तो उन्होंने बोला बढ़िया था, पर है ना डिफिकल्ट आया। हाँ डिफिकल्ट, ऐसी कुछ बात चल रही थी। तो कौन सा वो वाला क्वेश्चन था ना, जापान वाला, वो डिस्कस किया। तो वो भी वही गलती करके आए थे, उन्हें भी लगा था कि इसराइल ने ही दिया था इंडिया को ये वाला क्वेश्चन। तो वो भी वही गलती करके आए। मैंने 2-3 लोगों से और पूछा, वो भी इसराइल करके आए थे। तो ये ट्रैप वाला ऑप्शन था। पता नहीं कहाँ से ये कहानी चल गई है कि इसराइल ने हमारी हेल्प की थी कारगिल वॉर में जीपीएस के लिए, पर एक्चुअली रशिया ने हमें जीपीएस दिया था, क्योंकि इसराइल के पास तो है ही नहीं, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग गए वहाँ पेपर देने, और मैं बड़ा खुश था कि मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि मैंने 96 या 97 किए थे। तो 97 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था, जबकि वो पेपर में मुझे आते सिर्फ 27 थे। तो मैं बड़ा खुश था। मैंने अपने पिताजी को आके बताया, हम लोग होटल में थे, तो उन्होंने देखा पेपर। अब सबसे बड़ी गलती ये थी कि हम लोगों ने आंसर अपने मैच करने शुरू कर दिए थे। फिर मैं कभी सीसेट के बारे में बताऊंगा, तो अपने वो सीसेट वाली स्टोरी बताऊंगा। पर वहाँ मैं पैनिक कर गया था, क्योंकि अब इतने सारे क्वेश्चन मैं करके आया हूँ, पर ये है ना कि मेरे कितने 56 या 57 या 58 कुछ इस तरीके के आंसर मेरे सही हुए हैं। मेरे 40 के आसपास गलत हुए हैं। तो 40 के आसपास अगर गलत हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं आंसर अपने चेक करूंगा तो क्या होगा, तो उसमें गलत निकलेंगे। और वैसे भी हम आंसर उन्हीं के चेक करते हैं जिनमें हम डाउटफुल होते हैं। तो हमने वो आंसर चेक किए और फिर आंसर हमारे गलत निकलेंगे, तो हमें टेंशन हो जाएगा और हमारा सीसेट बिगड़ जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं, और उस टाइम पे सीसेट भी टफ आ गया था। तो ये चीज़ थी, तो कभी मैं बताऊंगा वो वाला। पर मैं आपसे बस ये बोल रहा हूँ कि कभी भी आंसर मत चेक करना बीच उसमें, दोनों पेपर्स के ब्रेक में, क्योंकि आपके मोस्टली गलत निकलेंगे। और गलत तो निकलने ही है, जब 40 गलत हो रहे हैं और सिर्फ 56 से 58 अगर मेरे सही हो रहा है, फिर भी मेरा अगर क्लियर हो जा रहा है, तो फिर भी मेरा ध्यान तो इन 40 पे ही जाएगा ना। तो इस वजह से, ठीक है। तो ये स्टोरी थी मेरी, थोड़ी फनी होगी क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल कुछ खास ज़्यादा आता नहीं था, पर फिर भी आपको हो सकता है कि इसमें बहुत एक्सपीरियंस मिला हो। ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप जब पेपर में जाओगे ना, तो ऐसे आपको, मुझे यूट्यूब पे एक भी वीडियो इस तरीके की नहीं मिली जो कि मुझे इस तरीके से बता दे कि वहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है। क्योंकि जब तक मैं खुद नहीं अपीयर हुआ था, स्पेशली फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को, और स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने आज तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया, तो उन लोगों के दिमाग में क्या चलता है, जो लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, जिन लोगों के कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स ऊपर आ जाते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है। और फिर मैंने शायद 128 वाली वीडियो भी डाल दी है, मतलब जिसमें मेरे 128 आए थे 2024 में। तो उसमें भी मैंने बता रखा है कि उसमें मैं 2024 में मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी अगर दिक्कत ये है ना कि अभी तो आप पढ़ रहे हो, पर एक्चुअली आपको जो डिसाइड होगा वो होगा उन 2 आवर्स में। आप चाहे अभी कितना भी पढ़ लो, जो 6 अटेम्प्ट दे चुका है वो आपसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, तो 6 अटेम्प्ट वाला आपसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है, पर फिर भी ये चांस है कि आप क्लियर कर जाओगे और वो फिर फेल हो जाएगा। तो ये एक्चुअली ये चीज़ है जो कि आपको समझनी है। अगर आपने प्रीलिम्स पहले क्लियर नहीं किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो एग्जैक्टली लर्निंग मुझे मिली थी वो मैंने एग्जीक्यूट की 2024 में, तब जाके मुझे इतने मार्क्स मिले। और है ना, मैंने इसमें भी कितनी सारी सिली मिस्टेक्स की हैं। अगर वो सिली मिस्टेक्स में नहीं करता, ओवर थिंकिंग नहीं करता, तो इसमें भी मेरे आराम से 15-20 मार्क्स ऊपर और आते। पर चलो ठीक है, उस टाइम पे जितना था उतना हो गया। मैं तो इसलिए प्राउड फील करता हूँ मेनली कि 2023 जो सबसे डिफिकल्ट प्रीलिम्स था, वो मैंने इतनी कम प्रिपरेशन में भी उसमें कट ऑफ से ऊपर मार्क्स ले आया मैं, और वो भी 10 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर। तो 2024 में जो मेरे 128 मार्क्स हैं, उसका मुझे इतना ज़्यादा प्राउड नहीं है, पर 2023 में मुझे बहुत प्राउड फील होता है। 2024 वॉज रिलेटिवली ईजियर पेपर। तो वो मतलब इतना, और मैंने पढ़ भी लिया था इतना ज़्यादा। उस टाइम पे 2023 में इतना पढ़ा भी नहीं था।
ठीक है, तो आई होप कि आपको लर्निंग्स मिली होंगी इसमें से। आप इस वीडियो को एक दो बार और देख लेना ताकि आपके दिमाग में सेटल हो जाए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या गलती नहीं करनी होती है। ऑलराइट, ओके। सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, आप सब सीरियस एस्पिरेंट्स हो, पर लाइक भी कर दिया करो। ये सिर्फ मुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं होता, जितना ज़्यादा आप इस टाइप की वीडियोस को लाइक या कमेंट करते हो, यूट्यूब उतना ही इस टाइप की और वीडियोस आपको रिकमेंड करता है। तो आपके यूट्यूब फीड पर पढ़ाई वाली वीडियोस आती हैं, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन वाली वीडियोस आएंगी जैसे स्टैंड अप कॉमेडी। और फिर आप जब यूट्यूब ओपन करते हो तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, और लास्ट मंथ में डिस्ट्रैक्ट होना इज़ अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। और नेक्स्ट पार्ट, जैसे ही आप इस वीडियो पे या तो 1000 लाइक्स कर दोगे या फिर 99 शेयर व्यूज़ आ जाएंगे, पब्लिक हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। और अगर आप मेंबर हो तो सारी वीडियोस का एक्सेस आपके पास ऑलरेडी है, तो एंजॉय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एनाकिन स्काईवॉकर साइनिंग ऑफ। लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर।